सभी मित्रों को ज्ञात है, मैं आशुतोष जी का मित्र नहीं हूँ। हालांकि कॉलेज में पढ़ाते थे तो जो बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता था वो भी उनका मित्र ही है। और कक्षा के बाहर तो कॉलेज जाने वाले सभी बच्चे अगर प्रोफेसर अगर सहृदय हो तो उसके मित्र ही होते हैं। आशुतोष जी अचानक चले गए। मंगरुआ एक कोशिश कर रहा है कि आशुतोष जी के मित्रों का दायरा बहुत बड़ा था, बड़ा संसार था उनका। उनके मित्रों के जरिए आशुतोष जी को याद किया जाए, क्योंकि आशुतोष जी रहते तो कुछ रचते, अब तो है नहीं। तो जो मित्रों के जरिए उनके विषय में जो जाना समझा जा सकता है उसी को संजोने की कवायद है मंगरुआ की। ये श्रृंखला चल रहा है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मंजू रानी सिंह। मैम को नमस्कार। नमस्ते। जिससे भी बात किया, जब गांव की कहानी शुरू किया कहना, तो मैं बहुत लोगों को नहीं जानता। पत्रकारों की समझ भी कम होती है, मंगरुआ की समझ तो और भी कम है। लेकिन जैसे जैसे लोगों से बात करते गया, एक के विषय में बात कीजिए, दूसरे का पता चला, दूसरे के विषय में बात कीजिए, चार और लोगों के विषय में पता चला। यही डॉक्टर आशुतोष की विशेषता भी थी कि अपने कम लेकिन अपने मित्रों के विषय में चर्चा जरूर करते थे। तो आशुतोष जी को हम लोग डॉक्टर मंजू रानी सिंह के जरिए याद कर रहे हैं आज के इस श्रृंखला में। कैसे याद करेंगी मैम? आशुतोष जी का मित्र संसार बड़ा था, आपने सही कहा। लेकिन मेरे लिए आशुतोष जी मित्र से ज्यादा ज्यादा थे। तो ऐसे याद कर रही हूँ कि मैं उनके जाने और उनके विदाई के लिए तैयार ही नहीं थी। और मुझे नहीं लगा था कि आशुतोष जी को स्मृतियों के माध्यम से याद करना पड़ेगा इतनी जल्दी। वो तो हमारे वर्तमान थे और हमें अभी अभी 7-8 महीने पहले उन्होंने अवकाश ग्रहण किया था। तो ऐसा लगता था कि अब हमारी महफिल जमेगी। हम भी अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। मैं शांति निकेतन विश्व भारती में 30-35 वर्षों तक कार्यरत रही हूँ। हिंदी पढ़ाती रही हूँ, प्रोफेसर से लेकर प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर, कई तरह के पदों को संभाला है मैंने। और अब अवकाश प्राप्त कर लिया था आशुतोष जी से 1.5 साल पहले। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आशुतोष जी मेरे प्रत्यक्ष मित्र नहीं है, नहीं थे। मैं भागलपुर की हूँ और 77 में मैंने भागलपुर छोड़ दिया। मैं शांति निकेतन पढ़ने के लिए आ गई थी। तब मेरी मुलाकात अजय राय जी से भी नहीं थी और आशुतोष जी से भी नहीं, क्योंकि आशुतोष जी से मिलने के माध्यम थे अजय राय जी। मैं यहाँ आ गई थी एमए पढ़ने के लिए। और एमए के बाद जब मैं लौटी भागलपुर, तो 75 से ही मैं युववाणी में प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम करती थी। तो मेरा अपना एक संकल्प भी था कि मैं एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहूंगी। तो जैसे ही मैंने एमए किया, मैं लौटी और फिर आकाशवाणी में चली गई। और वहां वो कैजुअल रूप में मुझे काम मिल जाता था। तब डॉक्टर गंगेश गुंजन थे वहाँ, जो हमारे लिए सांस्कृतिक गुरु थे, ना कि जी, केवल आकाशवाणी में हम जी काम मैं करते जानता थे हूँ गंगेश जी। युववाणी। गंगेश जी को मैं जानता हूँ मैं। जी, जी। जी।
तो वो सांस्कृतिक गुरु थे और हमें भाषा की और संस्कृति की जो सूक्ष्म बातें हैं, काफ़ी चीज़ों के लिए उन्होंने, जैसे कहते हैं कि गुरुता उनमें थी, हमें उन्होंने बताया और हमने भी अपने को इतना ही झुकाया कि और इतना ही हाथ फैलाया कि जितना दे सकें हम ले सकें। जी। तो हमें वो जगह मिल गई थी और वहीं मैं अजय राय को बजाती थी, मतलब युवाणी में। वो गैर फ़िल्मी गीत गाते थे, सुगम संगीत कहते हैं उसको। लेकिन मुझे पता चला कि भई वो खुद धुन भी बनाते हैं। तब तक हमारी मुलाकात नहीं थी और जो भी हो, इस तरह से हुआ कि अजय राय जी ही मिलने आए आकाशवाणी में। और तब वो एमए में पढ़ रहे थे, पीजी में रहते थे और हम संगीत से भी बहुत प्रेम करते थे। संगीत हमारा विषय नहीं हो सका क्योंकि मैं लड़की भी थी और हमारे घर में लड़कियों को संगीत की शिक्षा देने के पक्ष में हमारे पिताजी नहीं थे। हालाँकि वो बहुत बड़े ऑफिसर थे, शिक्षा विभाग में एसडीओ थे। लेकिन उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में गोल्ड मेडलिस्ट का वो पाया था, तो उन्होंने इस जिद को पूरी कर दी मेरी कि मैं शांति निकेतन में पढ़ूँगी पिताजी का नाम और लेते यहाँ चले आ मैम। गई। श्री हलधर प्रसाद सिंह नाम था उनका। जी, जी, जी। तो वो डिप्टी इंस्पेक्टर थे और बाद में फिर वो पदोन्नति हुई तो वो एजुकेशन सर्वे ऑफिसर हुए और बहुत सारे उन्होंने ऐसे ही पदों को संभाला और उनकी इंग्लिश और डॉक्टर हिंदी। मंजू रानी सिंह संगीत की नहीं हो सकी लेकिन संगीतकार की हो गई। और जी, चूंकि तो बहुत। अजय राय जी, जी के ही कमरे में यही मैं बताना चाहती थी जी, कि जी, फिर हमारी दोस्ती हुई और मैं रिकॉर्डिंग भी करती थी। जो आज आप ये काम कर रहे हैं, उस समय था कि हम रिकॉर्डर लेके जगह-जगह साक्षात्कार लेते थे जी, जी, और युववाणी के माध्यम से प्रसारित करते थे। जी, तो उस काम के लिए भी मैं कॉलेज और अन्य-अन्य शालियों के पास जाती थी। जी, तो अजय राय जी से भी हमारी दोस्ती बढ़ी और उनका जो ये था मौलिक संगीत, जी, ये खुद धुन बनाना और कविताओं को गाना, जो कि मैंने यहाँ राविन्द्रिक भूमि में जी, इस चीज़ को बहुत गहराई से महसूस किया था कि एक होटल में भी जाइए तो रवींद्र संगीत बजता है, तो हम अपने यहाँ त्योहारों में फ़िल्मी गीत क्यों बजाते हैं? जी, जी, यहाँ आप मतलब कोई भी उत्सव हो, मृत्यु से लेकर मतलब जन्म, विवाह, मृत्यु, कोई भी उत्सव हो, रवींद्र संगीत से यहाँ काम चलता है। और रवींद्र संगीत बहुत हाल का है, रवींद्र के समय से। और हमारे यहाँ तो मध्यकालीन साहित्य से लेकर आज तक की चीज़ें हैं, लेकिन उसे समाज में फैलाने वाला कोई नहीं हुआ। तो मुझे एक सपना जगा कि इस तरह का अगर काम होता है संगीत का, कि हम निराला संगीत अ, विकसित करें, प्रसाद संगीत विकसित करें और लोगों को सिखाएं, तो वो एक संभावना बीज के तौर पे हमने वहां देखा। और वही एक कमरा था जहां हमें आशुतोष जी, एक सत्येंद्र सिंह थे वो, और कई लोग थे, सुनील राय थे, वो सब लोग मिलकर अजय राय के गीतों को दोहराते थे, गाते थे। और वही कभी थाली हो, लोटा हो, सही कोई ढोल हो, कुछ भी, तबला हो, टेबल हो, सब बजाकर संगीत निर्माण होता। तो ये मेरी एक मेरे परिवार की ओर से दी गई छूट थी कि मैं इनके बीच जाती थी और एक ही कमरे को शेयर करते थे दोनों, तो इसलिए वहीं आशुतोष जी से हमारी मुलाकात हुई थी। तो अभी अपने बारे में बताने का या अजय राय जी के बताने का नहीं, मुझे नहीं लगता, तो कि ये है कि आशुतोष जी हर धुन में अ, मतलब उपस्थित होते थे और धुन कैसी बनी, उनका रिकमेंडेशन अजय राय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था।
और फिर हम 2 होते थे उनको सुनने वाले। और कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि अजय राय जी नहीं है तो आशुतोष जी ही मिल गए। तो इस तरह से उनसे मुलाकात हुई और धीरे-धीरे हमने इसी रूप में उन्हें जाना। मेरे व्यक्तित्व में संगीत का एक ये पक्ष था जो कि जुड़ गया। और फिर हम अजय के साथ हो गए। और आशुतोष जी अ, अपनी वैचारिक भूमि या मनोभूमि के माध्यम से उन्होंने कई अ, समूह को चुना, कई यात्राएँ की। उन सब से मेरा बहुत अ, संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन एक दूसरा अध्याय फिर ऐसा आया कि जब आशुतोष जी बंगाल आ गए और नॉर्थ में काम करने लगे, तब भी उनकी चर्चा होती रहती थी। तो शांति निकेतन में फिर से आशुतोष जी का संबंध परोक्ष रूप से हमसे बना। इस तरह की शांति निकेतन में एक थी श्यामली खास्तगीर, जी, जो नंदलाल बसु के समकक्ष सुधीर खास्तगीर बहुत बड़े चित्रकार थे। उनकी इकलौती संतान थी जी, श्यामली खास्तगीर। और वो यहाँ के कला भवन के शिक्षक थे, उनके पिता। और श्यामली खास्तगीर ने भी कला भवन से ही अ, अपनी शिक्षा पूरी की थी। लेकिन उनके पिता सुधीर खासगीर जो थे, बड़े उदार व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी बेटी को भी एक सामाजिक सौहार्द, करुणा, अहिंसा, इन सब चीज़ों की शिक्षा दी थी या संस्कार दिया था कहिए। तो मेरी मुलाकात शामली दी से हुई जब, तब मैंने जाना कि शामली खासगीर जो है वो अ, अकेली है, मतलब बेटा है उनका, लेकिन अपने पति से उनका तलाक हो गया है, वो अमेरिका में। तो ये इसके बाद मैंने उनके साथ अपना अ, संपर्क बढ़ाया, सानिध्य कहिए, संपर्क नहीं। और वो उनके जीवन शैली को मैं एक आइडियोलॉजी की तरह मैंने लिया। कि वो पहली ऐसी महिला थी अमेरिका में जिन्होंने एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट में भाग लिया। ये मैंने उनसे जाना। और खासगीर अमेरिका से अपने बच्चे को लेकर यहाँ आ गई और उन्होंने यहाँ के समाज में पर्यावरण पर काम किया, सामाजिक जागरण पर काम किया, आदिवासियों की शिक्षा के लिए काम किया। मतलब बहुत वो कार्यरत रहती थी, लेकिन निष्प्रचारित रहती थी। कोई प्रचार या कोई दल बनाकर या किसी राजनीतिक गढ़ में भी जाने का उनका वो नहीं था। तो श्यामली दी के माध्यम से मैंने 4-5 महिलाएं जो यहाँ अलग-अलग तरह से ऐसा ही कार्य कर रही थी। एक थी बीना अलाशे, वो मराठी की प्रोफेसर थी यहाँ। मैंने थोड़ी दिन मराठी भी सीखी उनसे। और एक वाणी सिन्हा थी जो जो मतलब 25-30 कुत्ते पालती थी, रोड रोड के कुत्ते। और ये सब उन लोगों का व्यक्तिगत जीवन था, लेकिन सभी समाज में कुछ न कुछ काम करते थे। जैसे कि पर्यावरण पर काम कर रहे हैं तो हम भी साथ होते थे। घूम-घूम कर गाँव में जाना, प्लास्टिक मतलब नो प्लास्टिक एक मूवमेंट था तो सबको समझाना। और हमने देखा कि आदिवासियों का स्किल जो है वो किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों के कारण डैमेज हो रहा है। तो इन सब चीजों में हम भागीदारी कर रहे थे। उसमें आशुतोष जी भी अ, शामिल हो गए। उसका सूत्र था जो दंगा हुआ भागलपुर में। जी, तो ये सारी जो महिलाएं हैं और कुछ युवा, वो सारे भागलपुर ही गए और वहां उस यात्रा में मैं नहीं जा पाई। लेकिन वहां आशुतोष जी मिले इन लोगों को। उसमें बहुत यंग, ये तो हमसे बड़ी थी जिनका नाम हमने लिया, हमसे भी बड़ी थी।
लेकिन कुछ युवा लोग भी थे, युवा युवतियां। उसमें एक बहुत आज आज की तारीख में जो है उपस्थित, बाकी तो गुजर गए। बिनाला से भी नहीं है, श्यामली जी भी नहीं है, वाणी सिन्हा भी गुजर गई हैं। तो केवल मनीषा बनर्जी है जिनके साथ मेरा अभी बहुत गहरा संबंध है, और हम लोग इन सब की स्मृतियों में बीच-बीच में कार्यक्रम करते हैं। तो आशुतोष जी का फाउंडेशन मनीषा बनर्जी से भी था। मैं ऐसे तो मेरे कथन में है ही। तो ये जो सामाजिक रूप से उन्होंने कई कार्य किए होंगे, उसमें कुछ लोग जो यहाँ के थे, उसमें एक जो दोस्त कहिए, अ, मेरी भी दोस्त है वो, और मैं उनसे बड़ी हूँ, वो मुझे दीदी कहती हैं। लेकिन इस तरह के काम अभी भी यहाँ हो रहे हैं, और इन सबको जैसे कि कोई कहते हैं ना, कोई एक दल बन जाता है, उस तरह का यहाँ काम नहीं, कोई दल बनाने में कोई रुचि नहीं रखता, सब अपना काम कर रहे हैं। जैसे मनीषा जो है आदिवासियों के बच्चों का एक स्कूल चलाती है, हालांकि वो टीचर है। तो पेशे से हर आदमी कुछ ना कुछ अपना अर्जन करता था, लेकिन यहाँ के लिए उन्होंने काम किया। तो हम भी महिलाओं के लिए कुछ करते हैं यहाँ। और वैसे संजोग से मैं वुमेन स्टडीज सेंटर की डायरेक्टर भी रही, तो मैंने उसका उपयोग गांव के लिए, गांव की महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए किया। यहाँ पर मैं इंडेंजर्ड लैंग्वेज की डायरेक्टर रही, लुप्त प्राय भाषा विभाग, जिसके कारण मैंने अ, अपना ये ज्ञान बढ़ाया कि मैं सोचती थी कि आदिवासियों की भाषा माने संथाली, लेकिन हम मुझे पता चला कि 12 भाषाएं, मतलब उससे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 12 भाषाएं जीवित हैं अभी, जिनके लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि उसको प्रिजर्व किया जाए। तो अभी मैं ये भी बोलती हूँ कि पहले तो हम लोग मार लेते हैं भाषा, फिर फिर लुप्त भाषा विभाग बनाते हैं, फिर नौकरियां देते हैं, फिर लोगों को खोजते हैं, इंटरव्यू करते हैं। तो इस तरह से मुझे बहुत अफसोस आता है जब हम अपनी भाषा अंगिका और भोजपुरी और मगही, मैथिली सब इस तरह के बहुत फ्रंट है यहाँ, छोटे जी, छोटे, जी, लेकिन जी, वो मानवीय स्तर पर मानवीय मूल्यों के लिए काम कर रहे हैं। जी, जी। आशुतोष जी इन लोगों से जुड़े थे, और उसी में गौर किशोर घोष जी भी थे, और हुँ, पन्ना लाल दास गुप्त जी जो हुँ, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भी हमने देखा है। उन 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 सब लोगों से बीच बीच में आशुतोष जी मिलने आते थे, और उनके द्वारा जो कार्य होता था, उस कार्य में मैं अपने तरफ तरफ से शामिल होती थी, वो अपनी ढंग से शामिल होते थे। तो एक उनका पक्ष ये भी था, लेकिन हमें मिल बैठकर हमने कभी भी वैचारिक जो संवाद है कभी नहीं किया, बल्कि उनको, उनके पोस्ट देखती कभी, कभी मैंने यहाँ व्याख्यान करवाया अपने विभाग में, तो उनको भी बुलाया। तो हम मतैक्य हमारा नहीं था बहुत जगह, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक सौहार्द, प्रेम, अ, अहिंसा, करुणा और मैत्री सबसे बड़ा यह तत्व था, जिस कारण से तो वो सब कुछ उनमें था। इसलिए हमें लगता था कि हम एक पारिवारिक सदस्य की तरह उनको लेते थे, और बहुत ही अनौपचारिक थे। तो संजोग की बात है ये संतोष जी की, बंगाल यानी मैंने शांति निकेतन के बाद कलकत्ते में पैर रखा, और कलकत्ता जो है वो मुझे अपने पीहर जैसा लगा, कि बहुत भीड़ भाड़ असुविधाएं हो सकती हैं, लोगों को लगती हों, पर मुझे भी हुई, लेकिन इतने मित्र मिले, इतनी आत्मीयता मिली, इतनी मानवता मिली कि मुझे वो कष्ट और तकलीफ तो याद ही नहीं। तो उसी एक जो हमारा बहुत मैत्री परिवार है, मित्र परिवार है कहिए, उसमें शामिल हो गए आशुतोष जी, तो हमारा और भी बड़ा परिवार हो गया।
इसमें हम उन्हें एक मतलब सारे रत्न ही हैं वहाँ, जितने भी हैं। तो उसमें से एक रत्न को भी खोने के लिए हम तैयार नहीं थे। तो आशुतोष जी ने अब क्या कहूँ, कभी मन करता है कि कह दें कि दगा कर मंगरुआ दें। की बात प्रोफेसर मंजू रानी सिंह से हो रही है और प्रोफेसर आशुतोष के विषय में हो रही है, तो ये थोड़ा सा अकादमिक टाइप और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चीजें। लेकिन मंगरुआ को जानना तो ये था कि जब आप जाती थी हॉस्टल में और ये लोग छात्र थे, रिकॉर्डिंग के लिए ही जाती थी, एक ही कमरा होता था, और तो आपको देख के क्या प्रतिक्रियाएं होती थी, कितने सजग हो जाते थे ये लोग? नहीं, मैं जब तो एक पहला दृश्य तो ये सामने आता है कि आशु जब मैं घुसी कमरे में, तो आशुतोष जी ने खिचड़ी उतारी स्टोव से, जी और कहा, "आबो तहु खा, हमारी जी अंगिका में।" जी तो हाँ, खिलावो। तो हम लोगों ने खिचड़ी खाई एक साथ, 3 3 जगह, और कायदे के प्लेट भी नहीं होते थे। जी लेकिन हमारे लिए वो लड़कों का हॉस्टल इतना अपना हो गया था कि मुझे सीधे, जैसे नाक की सीध में होती है कोई चीज़, तो सीधे मैं उसी कमरे में जाती थी। और मैंने कहा उसी समय रह गई ये बात कि कभी-कभी अजय नहीं होते थे तो कमरा खोलने वाला आशुतोष ही होता। जी और तब में हमें पता चलता था कि अजय नहीं है, तो चलिए भई ठीक है। तो इस तरह से होती थी। और जब कोई संगीत धुन बनती थी तो मुझे कहा जाता था कि ऐसे में यहाँ प्रोग्राम होगा, गाएँगे अजय, तो आप भी आइए। अभी जो धुन बनी है, जैसे कल अजय जी आपको कह रहे थे, अ, तुम्हारी चाँदनी का क्या करूँ मैं, अंधेरे का सफ़र मेरे लिए है। तो वो अजय जी बहुत प्रसिद्ध हुए थे उस गाने के माध्यम से। और बदनाम रहे बटमार, मगर घर तो रखवालों ने लूटा। तो ये जो है, ऐसे गाने होते थे, तो मैं जाती थी वहां, और वो लोग बनाते थे धुन। ये बहुत बड़ी बात थी कि अजय हमेशा पंक्तियां भूल जाते थे। जी मतलब उनको स्क्रिप्ट सामने रखने की आदत है। लेकिन आशुतोष गाते तो नहीं थे, लेकिन उनको कविताएँ याद होती थी। जी आज की मैं तो आपसे बात करके हल्के हल्की हो गई हूँ, तो बात कर रही हूँ। तो इस बात पर मुझे तो रोना ही आ जाता था। कल तक मैं रो रही थी इस बात पर कि वो उसमें 4 पंक्तियाँ हैं कि किसी चौरास्ते की रात सा मैं सो नहीं पाता, किसी के चाहने पर भी किसी का हो नहीं पाता। ये 2 पंक्ति मुझे लगती थी, अभी अब बाद में लगने लगा कि ये आशुतोष जी के लिए है। क्योंकि वो आदमी जहाँ भी होता था सबको हँसा तो देता था, पर मुझे ऐसे लगता था कि वो ख़ास करके ये गाना ज़रूर फ़रमाइश करता था। बहुत सारे गाने होते थे, फिर कहते हौ हौठा सुनाई दा, हौठा सुनावो। जी और तो मैं उसमें ये जो 4 पंक्तियाँ थी, उसी किसी चौरास्ते की रात सा मैं सो नहीं पाता। ये जब मैं उनकी पोस्ट पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसे लगता लगता है अभी भी कि वो आदमी अंदर से बहुत बेचैन था। जी और बहुत बेचैन था, और सचमुच वो सो नहीं पाता था, और चौरास्ते की रात सा। जी तो ये जो इमेज होती है ना कविताओं की, कहीं-कहीं एक पंक्ति हमें बाँध लेती है। जी तो वो उसमें दिखता था। लेकिन आशुतोष जी ने अपने को बड़ा किया। अपनी वैयक्तिक पीड़ा से उन्होंने निकलने की बार-बार कोशिश की। एक चीज़ थी कि कोई ठोस, मुझे उनका कोई काम इस तरह का नहीं दिखा। एक लंबी प्रक्रिया नहीं दिखी कि इस काम में बहुत दिनों तक लगे रहे। से हम लोगों ने कुछ-कुछ ऐसा किया जिसका कि जैसे कई वर्षों तक हमने ये काम किया। वो तो नहीं दिखा, लेकिन उनकी बेचैनी इस बात के लिए रही कि प्रसाद की पंक्ति है ना, अपने में सब कुछ भर कैसे,
व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है। अपना नाश करेगा, औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है। अपना नाश करेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये भाव अपनी वैयक्तिक पीड़ा से निकलकर ये भाव वो जीने लगे थे, और वो सबके बारे में, सबके सुख की चिंता करने लगे थे। चिंता से तो हम सृजन नहीं कर सकते, चिंतन से कर सकते हैं। तो चिंता उनको थी, लेकिन जल्दी चले गए, शायद कुछ करते। मैं इसको एक लाइन में कहता हूँ कि आशुतोष एकांत जीवन भी चाहते थे, एकांतिक भाव भी चाहते थे, और सार्वजनिक चेहरा भी बनना चाहते थे। तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती। इस तरह आशुतोष जी वैयक्तिक पीड़ा से निकलकर सामूहिक पीड़ा में चले जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। कई उनके पोस्ट हैं जिससे समझ में आता था कि दुनिया की चिंता है, दुनिया में जो मानवीय मूल्य गिर रहे हैं और युद्ध और संत्रास से कितने कितने जीवन नष्ट हो रहे हैं, इन सब की उन्हें बड़ी चिंता थी। इसलिए ये जो अभी पंक्तियाँ मैंने प्रसाद की कही, अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह जो चेतना है वह बहुत गहराई से आशुतोष जी में भी दिखाई पड़ती है। ऐसे बड़े किसी कवि ने, किसी भी कवि ने ऐसी ही बातें की हैं। रविंद्र ने भी एक जगह कहा है, आपन होते बायरे होए बायरे दाड़ा, बुकेर माझे विश्व लोकेर पाबी सारा। अगर खुद से बाहर निकल कर देखोगे तो अपने हृदय में विश्व, समस्त विश्व को लहराता हुआ पाओगे। तो खुद से बाहर निकलने की एक यात्रा होती है जो आदमी धीरे धीरे चिंता और चिंतन के माध्यम से करता है। तो बहुत सारे जो मंच हैं, बहुत सारे वैचारिक कहें कहें, उन सब से जो आशुतोष जी का जुड़ना था, कई मंचों को मैं भी जानती हूँ और मित्रों ने कहा भी है। तो उसके पीछे यही लगता है कि वो कहीं संतुष्ट नहीं होते थे। उन्हें लगता था कि कुछ और होना चाहिए, और ठोस रूप में तो कुछ उनका कार्य सामने नहीं आया, पर उन्हें गहरी चिंता थी इस बात की कि दुनिया में सबके लिए सुख और सुविधा क्यों नहीं है। उनका पोस्ट हाल का जो था उसमें कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे सब। बचपन से ही मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्यार की प्रतीक्षा और लोगों के सुख की प्रतीक्षा, और मतलब चिड़िया अपनी चोंच में कुछ लेकर अपने घोंसले में जा रही है, तो उसकी भी प्रतीक्षा। अपना एक बूढ़ी महिला जो है काम पे जा रही है, तो उन्हें लग रहा है कि नहीं, इस दुनिया को बदलना होगा, और किसी प्रतीक्षा जारी थी। लेकिन प्रतीक्षा में अपनी कर्मशीलता से उस प्रतीक्षा को में जो सपना समाहित था उसको करने की जो
करने का वक्त शायद उन्हें नहीं मिला, या यही ऐसा लगता है। इतनी गहरी प्रतीक्षा थी उन्हें। उन्हें चिंता होती थी फ़िलिस्तीनी बच्चों की, इतने फ़िलिस्तीनी बच्चों के मर जाने की, इजरायली बच्चों के मर जाने की। ये कहने का मतलब फ़िलिस्तीनी भी नहीं है, इजरायली भी नहीं है, इतने बच्चों का मर जाना दुनिया की असंख्य संभावनाओं का मर जाना जैसा है। और उन्हें इस तरह की जो युद्ध संबंधी जो यंत्रणाएं हैं, संत्रास है, इन सब से उनको दुख होता था, और हर मानवीय व्यक्ति को होता है। तो इसका उन्होंने जो छोटे छोटे पोस्ट लिखे, उसमें ये दिखाई पड़ता था कि उनको ये सब होता है। मैंने एक जगह नोट भी किया है उनका कि उन्हें ये तो युद्ध में जो मारे जा रहे हैं, हमास द्वारा जो इस तरह ये संत्रास दिया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, बंदी बनाया जा रहा है, इसकी तो चिंता थी ही। उन्हें इस बात की ग्लोबल हंगर में अपना देश 111वें स्थान पर क्यों है, इसकी भी चिंता थी। तो इस तरह से वो हमेशा ही बेचैन रहते थे, और एक मुकम्मल अच्छी दुनिया, सबके लिए सुविधा और प्रेम और अहिंसक दुनिया के लिए सपना देखते थे। तो यह जो उनके व्यक्तित्व का पक्ष हमारे सामने आता है, उन्हें बहुत ही अहिंसक, सौहार्दपूर्ण, प्रेमिल और वात्सल्यपूर्ण ढंग से पेश करता है। तो उनके छात्र छात्राओं की दुनिया देखिए तो उन पे जान छिड़कने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बहुत है। अपने मित्रों की दुनिया तो बड़ी है ही। तो इस तरह से उनकी कमाई अगर कहें, तो उनका यश जो अगर कहें, तो यह उनका मैत्रीपूर्ण बहुत सारे संबंधों को बनाने में दिखाई पड़ता है। उन्होंने एक बड़ी दुनिया बनाई, लोकप्रियता उन्होंने कहे कि बहुत कम उम्र में हासिल की, इतनी लोकप्रियता उसकी सबको पीड़ा हो रही है, हर उम्र के लोगों को, जो उनके साथी हैं उनको भी, जिन्हें उन्होंने पढ़ाया उन्हें भी, जिनके साथ उनका अपना गहरा रिश्ता था, रक्त संबंध जो है उनको भी। तो इस तरह से सबको पीड़ित करके चला जाने वाला व्यक्ति सचमुच नमनीय है। हम उन्हें स्नेह से, प्रेम से याद भी करते हैं और नमन भी कर रहे हैं, और चाहते हैं कि वो इसी तरह हमारी चर्चा में रहें। मंगरुआ को भी बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इस तरह से हमें एक मंच पर आने का मौका दिया।